नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरएआरए से रिलेटेड टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इस टेस्ट सीरीज से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। ओके, अब नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, और एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना यह भी है कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया गया है। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है? ऑप्शन ए छंदोग्योप उपनिषद, ऑप्शन बी है जाबलोप उपनिषद, ऑप्शन सी है बृहद आरण्यक उपनिषद और ऑप्शन डी है मंडूकोप उपनिषद। आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख छंदोग्योप उपनिषद में मिलता है, जिसमें प्रथम 3 आश्रमों के विषय में जानकारी मिलती है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वनप्रस्थ। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1 में है ग्रंथ और सूची 2 में है रचयिता। वृहत कथा, श्वेतबंध, काव्य मीमांसा, मालती माधव, गुणाद्य परवरशेन्दुति, भावभूति, राजशेखर। वृहत कथा के रचयिता जो है वो गुणाद्य हैं। ओके, तो इस प्रकार जो ए का 1 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, सेतुबंध के रचयिता जो है वो प्रवरशेन है। ओके, तो बी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। काव्य मीमांसा के रचयिता जो है वो भावभूति है, तो इस प्रकार सी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। मालती माधव के रचयिता जो है वो राजशेखर है। ओके, तो डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। तो इस प्रकार 1, 2, 3 और 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय की विशेषताएं हैं? पहला है भगवान बुद्ध की स्तुति महापुरुष के रूप में, और दूसरा है निवारण प्राप्त व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य, तीसरा है मुख्य आदर्श आर्हत पद को प्राप्त करना, और चौथा है निवारण प्राप्ति के लिए बौद्ध के प्रति विश्वास एवं भक्ति पर बल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 3 और ऑप्शन सी है केवल 3 और 4, ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। हीनयान संप्रदाय महात्मा बुद्ध के दर्शन और सिद्धांतों में विश्वास करने वालों का संप्रदाय हीनयान संप्रदाय कहलाता है। ये किसी भी परिवर्तन के लिए उत्सुक नहीं थे। हीनयान संप्रदाय में महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, परंतु महायान में उन्हें देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। हीनयान संप्रदाय स्वयं की निवारण प्राप्ति को व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य मानता है, परंतु महायान संप्रदाय इसे स्वार्थ की एक भावना मानता है। हीनयान का आदर्श आर्हत पद को प्राप्त करना है तथा यह भिक्षुक जीवन का हिमांती है। हीनयान संप्रदाय ने निवारण प्राप्ति हेतु अपने स्वयं के प्रयत्नों पर बल दिया, जबकि महायान संप्रदाय ने बौद्ध के प्रति विश्वास और भक्ति पर बल देना आरंभ किया। तो इस प्रकार इसमें जो चौथा कथन है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, यह हीनयान संप्रदाय से संबंधित नहीं है, तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस शासक ने कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है उदयन और ऑप्शन डी है शिशुनाग। उदयन उदयन जो है वो जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की थी तथा इसे अपनी राजधानी बनाई। यह गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित थी। ओके, तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना उदयन ने की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत पर यूनानी आक्रमण का प्रभाव नहीं है? ऑप्शन ए प्रशासन की छत्र प्रणाली का विकास, ऑप्शन बी है मुद्रा निर्माण की उलुक शैली का प्रारंभ, ऑप्शन सी है नक्षत्र शास्त्र एवं ज्योतिष विद्या का ज्ञान, ऑप्शन डी है खरोटी लिपि का उपयोग। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन डी है वो यूनानी आक्रमण का प्रभाव नहीं है, या ईरानी आक्रमण के कारण इसका प्रसार प्रसार हुआ था। ओके, तो इस प्रकार डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लिंगराज मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह पंचायतन शैली से निर्मित है, दूसरा है यह वैष्णव एवं शैव संप्रदाय के समन्वय का प्रतीक है, और तीसरा है मंदिर की छतों पर घुड़सवार फौज की आकृतियां अलंकृत हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। लिंगराज मंदिर को सोमवंशी राजा ययाति केसरी द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर की ऊंचाई 55 मीटर है और इस पर बेहद शानदार नक्काशी की गई है। यह भव्य मंदिर जो है वो देउल शैली या कलिंग शैली में बना है।
इसे बनाने के लिए बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। या पंचायतन शैली से निर्मित नहीं है बल्कि देव शैली या कलिंग शैली से निर्मित है। ओके। उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर भारत के सबसे प्राचीनतम मंदिर में से एक है। इस मंदिर में भगवान शिव के साथ साथ विष्णु की भी पूजा की जाती है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और इस मंदिर के छतों पर घुड़सवार फौज की आकृति अलंकृत की गई है। तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो भी सही हो जाएगा इसमें। तो इसमें तीन, दो और तीन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन प्रशासन में आमिर उल बहर निम्नलिखित में से किस विभाग का प्रमुख था? ऑप्शन ए शाही तोपखाना का प्रधान, ऑप्शन बी है शाही कारखाने का अधीक्षक, ऑप्शन सी है गुप्तचर विभाग का प्रधान और ऑप्शन डी है जल सेना का प्रमुख है। मुगल कालीन प्रशासन में आमिर उल बहर जो है वो जल सेना का प्रमुख होता था। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सुहारावर्दी सिलसिले से संबंधित है? पहला है उपवास एवं आत्मदमन का अस्वीकार, दूसरा है आध्यात्मिक जीवन हेतु गरीबी आवश्यक नहीं है और तीसरा है शाही अनुदान एवं राजकीय संरक्षण स्वीकार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल तीन और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। बहाउद्दीन जकरिया भारत में सुहारावर्दी सिलसिले के संस्थापक थे। इस सिलसिले की प्रमुख विशेषता निम्न प्रकार है। उपासना एवं आत्मदमन में विश्वास नहीं, भोजन एवं वस्त्र के विचार से आम जीवन व्यतीत करने के पक्षधर, आध्यात्मिक जीवन के लिए गरीबी आवश्यक नहीं, शाही अनुदान एवं राजकीय संरक्षण स्वीकार, रहस्यवाद के साथ विद्वांत के संयोजन की वकालत आदि शामिल है। तो इस प्रकार इसमें एक, दो और तीन तीनों जो है वो सुहरावर्दी सिलसिले से संबंधित है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के निम्नलिखित में से किस शासक ने तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्याद की रचना की थी? ऑप्शन है देवराय द्वितीय, ऑप्शन बी है मल्लिकार्जुन, ऑप्शन सी है कृष्णदेवराय और ऑप्शन डी है अच्युत देवराय। कृष्णदेवराय तेलुगु साहित्य का महान विद्वान था। उसने तेलुगु में प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्तमाल्याद की रचना की है। तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। अमुक्तमाल्याद की रचना जो है वो कृष्णदेवराय ने की थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलकालीन चित्रकला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह इस्लामिक एवं यूरोपीय दृश्य संस्कृति का मिश्रण रूप है। दूसरा है यह शैली सूक्ष्म तकनीकी एवं यथार्थवादी चित्रण पर केंद्रित है और तीसरा है सशक्त रेखांकन एवं बहुरंगी रंग योजना इसकी प्रमुख विशेषता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल एक और तीन और ऑप्शन सी है केवल दो और तीन और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। मुगलकालीन चित्रकला शैली अपने चरम पर इस्लामिक, भारतीय व यूरोपियन दृश्य संस्कृत और सौंदर्य के अति परिष्कृत मिश्रण रूप को प्रस्तुत करती है। ओके। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। मूल भारतीय चित्रकला शैली का सपाट परिदृश्य, सशक्त रेखांकन, बहुरंगीय रंग योजना, आकृति व वस्तु के स्पष्ट प्रतिरूपण पर जोर था। तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो गलत हो जाएगा। यह मुगल कालीन चित्रकला के संदर्भ में गलत है क्योंकि यह भारतीय चित्रकला शैली का विशेषता थी। ओके। जबकि मुगल शैली सूक्ष्म तकनीकी आकृतियों के त्रिआयामी चित्रण से निर्मित यथार्थवादी चित्रण पर केंद्रित थी। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। तो इसमें एक और दो, दो सही है तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नदी, सहायक नदी। ऑप्शन ए महानदी शिवनाथन, ऑप्शन बी है नर्मदा नदी ओरिसन, ऑप्शन सी है पेन्नार जयमंगली, ऑप्शन डी है कृष्णा हेमावती। जो हेमावती है वो कावेरी की सहायक नदी है, ना कि कृष्णा की सहायक नदी है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, या सही सुमेलित नहीं है। ओके। कृष्णा की सहायक नदी जो है वो कोयाना, यारला, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीम प्रभा, तंदुभद्रा और मूसी इसकी सहायक नदी है कृष्णा की। ओके। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तर पश्चिम भारत में होने वाली शीतकालीन वर्षा के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ऑप्शन बी है दक्षिण पश्चिमी मानसून, ऑप्शन सी है उत्तर पूर्वी मानसून और ऑप्शन डी है पश्चिमी विक्षोभ। जो पश्चिमी विक्षोभ है वो उत्तर पश्चिम भारत में होने वाली शीतकालीन वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। उत्तर पश्चिम विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा होती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हिमालय के निम्नलिखित में से किस भाग में केरेवा भू आकृति पाई जाती है? ऑप्शन ए है पूर्वी हिमालय, ऑप्शन बी है उत्तर पूर्वी हिमालय, ऑप्शन सी है कश्मीर हिमालय और ऑप्शन डी है हिमाचल उत्तराखंड हिमालय। केरवा जो है वो रेत, बालू मिट्टी और चिकनी मिट्टी आदि का मिश्रण पाया जाता है इसमें। ओके। और केरवा मिट्टी में केसर, बादाम, अखरोट, खबुनी और सेब इत्यादि का उत्तम खेती की जाती है। और यह जो भू आकृति है वो कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाबर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह शिवालिक के गिरिपाद में सिंधु से तीस्ता नदी तक विस्तृत है। दूसरा है, इस प्रदेश में अधिकांश नदियां भूमिगत हो जाती हैं। और तीसरा है, इस क्षेत्र में गहन कृषि की जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल एक और तीन, ऑप्शन सी है केवल दो और तीन और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। भाबर जो है वो शिवालिक के दक्षिण में 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी एक पतली पट्टी में है। ओके। यह शिवालिक गिरिपाद के समानांतर सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक फैली हुई है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। इस प्रदेश में अधिकांश नदियां भूमिगत हो जाती हैं। जी बिल्कुल, ये भी सही है। भाबर प्रदेश में अधिकांश नदियां भूमि के अंदर से जाती हैं क्योंकि यहाँ बड़े बड़े पत्थर होते हैं। ओके। तो इस प्रकार जो ऑप्शन दो है वो भी सही हो जाएगा। इस क्षेत्र में गहन कृषि की जाती है। जी नहीं, इस क्षेत्र में गहन कृषि नहीं की जाती। यह क्षेत्र कंकीड़ा या छोटे छोटे गोल गोल पत्थर होते हैं इसमें। ओके। तो इसमें एक और दो सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित लौह अयस्क खान केंद्रित नहीं है? ऑप्शन है गुरु महिषनी उड़ीसा, ऑप्शन बी है बैलाडीला छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है मुसाबनी झारखंड और ऑप्शन डी है कुद्रेमुख कर्नाटक। झारखंड में स्थित मुसाबनी जो है वो लौह अयस्क खान केंद्र नहीं है। ओके। तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। या झारखंड में जो स्थित है मुसाबनी या लौह अयस्क खान केंद्र नहीं है और सब खान केंद्र हैं। ओके, लौह अयस्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसकी उत्पत्ति 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होती है। दूसरा है, इसमें नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। तीसरा है, यह चाय की कृषि के लिए उपयुक्त है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल एक और तीन, ऑप्शन सी है केवल दो और तीन और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। लैटराइट मिट्टी, इस मिट्टी का निर्माण आर्द्र एवं शुष्क मौसम के वैकल्पिक रूप में आने के कारण होता है। यह मिट्टी सामान्यतः 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। लेटराइट मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके। चूने की कमी के कारण यह मृदा अम्लीय है। ओके। तथा इसमें चाय की खेती होती है। यह कम उपजाऊ मृदा की श्रेणी में आती है। तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो भी इसमें सही हो जाएगा। ओके। तो इसमें एक, दो, तीन तीनों सही है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची वन में है झील और सूची दो में है राज्य। उमियम झील जो है वो मेघालय राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार ए का दो से सुमेलित हो जाएगा। ओके। ए का दो से सुमेलित हो जाएगा। गुरु डोमर जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। तो दो का बी का वन से सुमेलित हो जाएगा। ओके। दीपर बिल झील जो है वो असम राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार इसमें सी का तीन से सुमेलित हो जाएगा। पाला झील जो है वो मिजोरम में स्थित है। तो इसका डी का फोर से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें दो, एक, तीन, चार इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये वन भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल विस्तृत है। दूसरा है, इन वनों के लिए 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा आवश्यक है। तीसरा है, सागवान एवं चंदन इसके प्रमुख वृक्ष हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है केवल दो और तीन और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इन्हें पतझड़ या मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है। लगभग संपूर्ण भारत में ये वन बहुतायत में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर होती है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की प्रमुख वृक्ष जो है वो सागवान एवं चंदन है। तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक, दो और तीन तीनों सही है। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? ऑप्शन है पारादीप, ऑप्शन बी है विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी है कोची और ऑप्शन डी है मोरमुगाओ। जो पारादीप है वो कृत्रिम बंदरगाह है, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। पहला है सिरुमलाई, दूसरा है नागरी, तीसरा है सेवराय और चौथा है पंचाई मलाई। सिरुमलाई, नागरी, सेवराय और पंचाई मलाई पहाड़ियां तमिलनाडु उच्च भूमि का भाग है और इनका उत्तर से दक्षिण क्रम निम्न है। सबसे उत्तर में नागरी की पहाड़ी, फिर सेवराय की पहाड़ी है, फिर उसके बाद पंचाई मलाई की पहाड़ी है, सबसे दक्षिण में सिरुमलाई की पहाड़ी स्थित है। तो इस प्रकार इसमें 2, 3, 4, 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। 2, 3, 4, 1, तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? ऑप्शन ए है डिप्थीरिया, ऑप्शन बी है कालाजार, ऑप्शन सी है काली खांसी और ऑप्शन डी है टिटनेस। जो कालाजार है वो जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट, सॉरी बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दूरदृष्टि दोष का कारण है? पहला है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक होना, दूसरा है नेत्र गोलक का छोटा होना, तीसरा है अभिनेत्र लेंस की क्षमता में वृद्धि। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल तीन और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन वह निकट की वस्तुओं को देखने में असफल हो जाता है। इस दृष्टि दोष के कारणों में अभिनेत्र लेंस की गोलाई कम हो जाना, अभिनेत्र लेंस का की फोकस दूरी बढ़ जाना तथा अभिनेत्र लेंस की क्षमता घट जाना होता है। तो इस प्रकार इसमें जो अभिनेत्र लेंस की क्षमता है वो घट जाती है, ना कि बढ़ जाती है। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें केवल एक और दो सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं को निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए प्रोटिस्टा, ऑप्शन बी है मोनेरा, ऑप्शन सी है प्लांटी और ऑप्शन डी है टेरिडोफाइटा। जीवाणुओं को मोनेरा के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन को वृद्धिरोधी हार्मोन्स के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए जिब्रेलिन, ऑप्शन बी है साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी है एब्सिसिक अम्ल और ऑप्शन डी है एथिलीन। एब्सिसिक अम्ल को पादप हार्मोन की वृद्धिरोधी हार्मोन के रूप में जाना जाता है, तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित है। दूसरा, खुला परिसंचारण तंत्र। तीसरा है मैलपीगी नलिका द्वारा उत्सर्जन। उपयुक्त विशेषताएं प्राणी जगत के निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? ऑप्शन है एनेलिडा, ऑप्शन बी है मोलस्का, ऑप्शन सी है अर्थोपोडा और ऑप्शन डी है कार्डेटा। आर्थ्रोपोडा जो है वो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इस संघ के जंतु जल, थल एवं वायु में पाए जाते हैं। इसका शरीर खंड युक्त एवं त्रिस्तरीय होता है। इनका शरीर सिर, वक्ष एवं उदर में विभाजित होता है। इनका बाह्य कंकाल मोटी काइटिन का बना होता है। इनमें देव गुहा एक रुधिर गुहा होती है। इनकी आहार नाल पूर्ण होती है। इनका पेशी तंत्र विकसित होता है। इनमें खुला रुधिर तंत्र होता है। ये जंतु समाया एक लिंगीय होते हैं। इनकी उत्सर्जन क्रिया मैलपीगी नलिका द्वारा होती है। तो इस प्रकार इसमें जो आर्थ्रोपोडा है उसके संबंध में ये तीनों सही है। ओके, आर्थ्रोपोडा के संबंध में ये तीनों सही है, तो इस प्रकार सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग थायरॉक्सिन हार्मोन्स के अल्पस्रावन के कारण होता है? ऑप्शन ए वायरोलिज्म, ऑप्शन बी है एक्रोमेगली, ऑप्शन सी है कुशिंग और ऑप्शन डी है मिग्जीडेमा। बच्चों में थायरॉक्सिन की कमी के कारण आटुमानवता रोग उत्पन्न होता है, जिसमें 30 वर्ष का पुरुष बालक की तरह प्रतीत होता है। यौन अवस्था के पश्चात इस हार्मोन्स की कमी के कारण शरीर में मिग्जीडेमा नामक रोग उत्पन्न हो जाता है तथा एक लंबे समय तक इस हार्मोन्स की कमी रहने के कारण हाइपोथायराइडिज्म रोग उत्पन्न होता है। ओके, तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन्स के अल्पस्रावन मिग्जीडेमा के कारण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ऑप्शन बी है इनमें जनन मुख्यतः विखंडन द्वारा होती है, ऑप्शन सी है इनकी कोशिका में माइट्रोकांडिया अनुपस्थिति होती है और ऑप्शन डी है इनमें केवल स्वपोषी पोषण पाया जाता है।
जीवाणु का संपूर्ण शरीर एक कोशिका का बना होता है। इसमें चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। इनकी कोशिका भित्ति मोटी तथा काइटिन की बनी होती है। इनके कोशिका द्रव में लवक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा अतध्रुवीय जालिया का अभाव होता है। इनमें जनन मुख्य रूप से विखंडन द्वारा होता है। तो इस प्रकार इसमें कथन जो डी है वो गलत हो जाएगा। यह जीवाणु से संबंधित कथन गलत है इसमें। ओके, यह सही सुमेलित नहीं है। इनमें केवल स्वपोषित पोषक पाए जाते हैं, ये नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? कवक उपयोग। ऑप्शन ए सेक्रोमाइसिस सेरेविसी बेकरी उद्योग। ऑप्शन बी है एस्पाइरिल्स नाइजर साइट्रिक अम्ल उत्पादन। ऑप्शन सी है एग्रिकस पनीर उद्योग। ऑप्शन डी है एस्पार्जिल्स एंटीबायोटिक औषधि विनिर्माण। सेक्रोमाइसिस सेरेविसी का उपयोग बेकरी उद्योग में डबल रोटी बनाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार इसमें ए जो है वो सही हो जाएगा, या सही सुमेलित है। ओके, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान की निम्नलिखित में से किस शाखा के अंतर्गत कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए साइटोलॉजी, ऑप्शन बी है एरेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी है कैरियोलॉजी और ऑप्शन डी है एंटोमोलॉजी। तो कीट पतंगों का अध्ययन करने को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रक्त अल्पता नामक रोग होता है? ऑप्शन है विटामिन B2, ऑप्शन बी है विटामिन B6, ऑप्शन सी है विटामिन B9 और ऑप्शन बी विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से रक्त अल्पता नामक रोग होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो है वो साइनोकोबाइलमिन है। ओके, इस विटामिन में कोबाल्ट धातु उपस्थित होता है। यह विटामिन रक्त के उत्पादन में सहायक होता है। ओके, तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। रक्त अल्पता नामक रोग विटामिन B12 की कमी से होता है। ओके, जल में घुलनशील जो विटामिन है वो विटामिन बी और सी, ये जल में घुलनशील है। ओके, और सभी वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन जो है वो डी ई और के, ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र था? ऑप्शन है स्वदेश, ऑप्शन बी है देशभक्त, ऑप्शन सी है बनारस अखबार और ऑप्शन डी है सुधाकर। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित पत्रों में बनारस अखबार पहला हिंदी पत्र था। इसे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने प्रकाशित करवाया था। तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला सोनभद्र है। ऑप्शन बी है प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति थारू है। ऑप्शन सी है प्रदेश का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला मुजफ्फरनगर है। और ऑप्शन डी है प्रदेश की अनुसूचित जनजाति में लिंग अनुपात 951 है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या जो है वो 11,34,273 है, जो कुल जनसंख्या का लगभग 0.6% है। राज्य के प्रायः सभी जिलों में अनुसूचित जाति जनजाति के लोग निवास करते हैं, लेकिन सोनभद्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो है वो सर्वाधिक है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, यह सही सुमेलित है। ओके, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति जो है वो थारू जनजाति है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो भी सही है। ओके, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य में क्रमशः 5 जिले हैं, बागपत, कन्नौज, बदायूं, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर। ये न्यूनतम जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य हैं। ओके, तो इस प्रकार इसमें जो कथन सी है वो गलत हो जाएगा। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति परिषद वाला जिला जो है वो बागपत है, ना कि मुजफ्फरनगर है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही नहीं है। तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। ओके, तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जनपद मेला। ऑप्शन ए कासगंज सोरो मेला, ऑप्शन बी फरुखाबाद रामनगरी मेला, ऑप्शन सी आगरा कैलाश मेला और ऑप्शन डी है लखीमपुर खीरी ढाई घाट मेला। रामनगरी मेला जो है वो फरुखाबाद में होता है। तो बी सही सुमेलित है इसमें। ओके, ढाई घाट मेला जो है वो शाहजहांपुर में लगता है, ना कि लखीमपुर खीरी में। तो इस प्रकार इसमें डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और सभी जो है वो सही सुमेलित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जनपद है? ऑप्शन है मिर्जापुर, ऑप्शन बी है चंदौली, ऑप्शन सी है चित्रकूट और ऑप्शन डी है पीलीभीत।
उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले जो हैं वो सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर और पीलीभीत है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो राज्य है वो मिर्जापुर है। ओके, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्य के वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता लाने हेतु निम्नलिखित में से किस पोर्टल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लोकवाणी, ऑप्शन बी है कोषवाणी, ऑप्शन सी है दर्पण और ऑप्शन डी है ब्यास। उत्तर प्रदेश राज्य में वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए कोषवाणी पोर्टल का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है? ऑप्शन है मैदहा बांध परियोजना, ऑप्शन बी है बरगी बांध परियोजना, ऑप्शन सी है कन्हार सिंचाई परियोजना और ऑप्शन डी है कचनौदा बांध परियोजना। जो बारगी सिंचाई परियोजना है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है, यह उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है। ओके, तो इस प्रकार इसमें डी इज द सॉरी बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, बरागी बांध परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित योजनाओं को उनके प्रारंभ वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। पहला है कन्या सुमंगला योजना, दूसरा है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और तीसरा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना और चौथा है मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना। जो कन्या सुमंगला योजना है उसे 1 अप्रैल 2019 को शुरू किया गया था। ओके, इसकी घोषणा 1 अप्रैल 2019 को की गई थी कन्या सुमंगला योजना की। ओके, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 1 मार्च 2020 को शुरू हुई थी। ओके, दीनदयाल पंडित उपाध्याय समृद्धि योजना का शुभारंभ जो हुआ था वो 2017 में हुआ था। ओके, और मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का शुरुआत जो है वो 9 जनवरी 2018 को 9 जनवरी 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी। तो इस प्रकार इसमें सबसे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय समृद्धि योजना की शुरुआत हुई थी, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना की शुरुआत हुई थी, फिर उसके बाद कन्या सुमंगला योजना की, फिर मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की। तो इस प्रकार 3-4-1-2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। 3-4-1-2, तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इखलास खान का रोजा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? ऑप्शन ए रामपुर, ऑप्शन बी है संभल, ऑप्शन सी है मुरादाबाद और ऑप्शन डी है बदायूं। इखलास खान का रोजा जो है वो उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में स्थित है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के जनपदों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम है? ऑप्शन है हरदोई सीतापुर प्रयागराज बाराबंकी, ऑप्शन बी है सीतापुर हरदोई प्रयागराज बाराबंकी, ऑप्शन सी है सीतापुर प्रयागराज हरदोई बाराबंकी और ऑप्शन डी है हरदोई सीतापुर बाराबंकी प्रयागराज। हरदोई जिले का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 5,989 है। ओके, सीतापुर जिले का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो 5,743 है। 5,743 है सीतापुर का, और प्रयागराज का भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो 5,482 है। 5,482 ये प्रयागराज का है, और बाराबंकी का जो क्षेत्रफल है वो 3,891 वर्ग किलोमीटर है। ओके, तो इस प्रकार सबसे ज्यादा जो है वो हरदोई का है, फिर उसके बाद सीतापुर का है, फिर प्रयागराज का है, फिर बाराबंकी का है। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1 में उत्पाद और सूची 2 में जनपद। बेत की छड़ियां, ऊनी वस्त्र, पीतल की मूर्ति, चीनी। मथुरा, कानपुर, मेरठ, बरेली। बेत की छड़ी का उत्पादन जो है वो बरेली में होता है। तो इस प्रकार ए का 4 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, ऊनी वस्त्र जो है वो कानपुर में उत्पादित होता है, तो बी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, पीतल की मूर्ति जो है वो मथुरा में उत्पादित होती है, तो सी का 1 से सुमेलित हो जाएगा, और चीनी का उत्पादन जो है वो मेरठ राज्य में होता है। तो इस प्रकार डी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 4, 2, 1, 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रदान नहीं किया गया है? ऑप्शन ए पेरियर एगोस्टिनी, ऑप्शन बी है फ्रैंक क्रॉस और ऑप्शन सी है एनी एल हुइलियर और ऑप्शन डी है कैटलिन कारिको।
जो कैटरीन कारिको हैं उन्हें वर्ष 2023 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1 में रिपोर्ट और सूची 2 में संगठन। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरी रिपोर्ट, ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट और वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट। यूनेस्को, यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, यूएन हैबिटेट। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरी रिपोर्ट जो है वो यूनेस्को द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इस प्रकार ए का 1 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट जो है वो यूनिसेफ द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो बी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इस प्रकार सी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट जो है वो यूएन हैबिटेट द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इस प्रकार डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 1 2 3 4 इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किससे विश्व मौसम विज्ञान संगठन का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? ऑप्शन है डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस, ऑप्शन बी है हालो लियांग्स जू, और ऑप्शन सी है पी वासुदेवन, और ऑप्शन डी है शेख तलहल फहद अल सबाह। जो डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस है उन्हें विश्व मौसम विज्ञान संगठन का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है 22 जुलाई, ऑप्शन बी है 7 अगस्त, ऑप्शन सी है 17 अगस्त, और ऑप्शन डी है 1 अगस्त। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा चंद्रमा पर चंद्रयान 3 मिशन को ऐतिहासिक सफलता का जश्न मनाने के लिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? युद्ध अभ्यास संबंधित देश, हैंड इन हैंड भारत चीन, कोप इंडिया भारत रूस, समुद्री शक्ति भारत इंडोनेशिया, और एक्वेरिन भारत मालदीव। जो कोप इंडिया है वो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक सैन्य अभ्यास है। तो इस प्रकार इसमें जो बी है वो सही सुमेलित नहीं है। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कोप इंडिया जो है वो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक संयुक्त अभ्यास है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो, नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है इसका गठन वाशिंगटन संधि के अंतर्गत किया गया है, और दूसरा है किसी भी यूरोपीय देश द्वारा इसकी सदस्यता प्राप्त की जा सकती है, और तीसरा है उत्तरी मैसेडोनिया को इसके 31वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 1 और 3, और ऑप्शन डी है केवल 2 और 3, ऑप्शन डी है 1 2 और 3। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो की नींव आधिकारिक तौर पर 4 अप्रैल 1949 में 1949 को अमेरिकी, कनाडा और पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा सोवियत संघ के खिलाफ अपनी सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर के साथ रखी गई थी। ओके, जिसे आमतौर पर वाशिंगटन संधि के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, नाटो की सदस्यता किसी भी अन्य यूरोपीय राज्य के लिए खुला है जो इस संधि के सिद्धांत को आगे बढ़ाने और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा में योगदान करने की स्थिति में है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके, इसके 30वें सदस्य के रूप में उत्तरी मैसेडोनिया को वर्ष 2020 में मान्यता प्रदान की गई है, तथा हाल ही में फिनलैंड को इसके 31वें सदस्य की दर्जा प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा। मैसेडोनिया जो है वो इसका 30वां सदस्य है, ना कि 31वां सदस्य जो है वो फिनलैंड है। तो इसमें 1 और 2 दो सही है। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2017 में प्रारंभ की गई नया सवेरा योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है बाल श्रम उन्मूलन, ऑप्शन बी है युवाओं का कौशल विकास, ऑप्शन सी है स्वयं सहायता समूह को वित्तीय सहायता, और ऑप्शन डी है मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2017 में प्रारंभ किया गया नया सवेरा योजना जो है वो बाल श्रम उन्मूलन से संबंधित है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने जारी किया है, दूसरा है इसके शीर्ष 50 शहरों में भारत का कोई भी शहर शामिल नहीं है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2।
ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2023 द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा जारी किया गया है, जिसे ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना ने वर्ष 2023 में रहने योग्य उत्तम शहर की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ओके, तो इस प्रकार इसमें जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने जारी नहीं किया, बल्कि द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा इसे जारी किया गया है। ओके, और इस सूचकांक में नई दिल्ली तथा मुंबई को संयुक्त रूप से 141वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि अहमदाबाद एवं बेंगलुरु क्रमशः 147वें और 148वें स्थान पर हैं। इस सूचकांक में अंतिम पायदान पर दमिश्क का स्थान है तथा इस सूचकांक में शीर्ष 100 देशों में भारत का कोई स्थान नहीं शामिल है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें केवल 2 सही है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर सिटी अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पहल है। दूसरा है, यह नदी तट पर स्थित शहरों को आपस में जोड़ने के दृष्टिकोण पर आधारित है। और तीसरा है, इसके सदस्य केवल भारतीय शहर हो सकते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और ऑप्शन डी है केवल 1 और 3। 25 नवंबर 2021 को सारी नदियों के अस्थायी प्रबंधन पर विचार करने और जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए भारत में नदी शहर के लिए एक समर्पित मंच रिवर सिटीज अलायंस का शुभारंभ किया गया। दुनिया में अपनी तरह का यह पहला गठबंधन है जो 2 मंत्रालयों, जल शक्ति मंत्रालय और आवास और शहरी मामले के मंत्रालय की सफल साझेदारी का प्रतीक है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, यह गठबंधन नदी तट पर स्थित शहरों को जोड़ने के दृष्टिकोण पर आधारित है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और इसके सदस्य केवल भारतीय नहीं बल्कि अन्य भारतीय देश भी हो सकते हैं इसमें। ओके, तो इस प्रकार इसमें जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा इसमें। तो इसमें केवल 2 सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही मेकेदातु परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित की जाने का प्रस्ताव है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी है कावेरी और ऑप्शन डी है पेरियार। मेकेदातु बांध परियोजना को बेंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण में रामानगरम जिले में कावेरी नदी पर निर्मित किए जाने का प्रस्ताव है। ओके, जहां यह नदी तमिलनाडु में प्रवेश करती है। यह परियोजना वर्षों से विवादास्पद रही। 6000 करोड़ रुपए की इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेंगलुरु को पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कराना है। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। मेकेदातु परियोजना जो है वो कावेरी नदी पर निर्मित किए जाने का प्रस्ताव है। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन इस सीरीज से लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ओके।